क्या आपके दिमाग में एक आइडिया है और आप अपने एक नया स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं? क्या आपने एक नया स्टार्टअप शुरू किया है और आपको पता नहीं है कि आपको कौन कौन सी लीगल फॉर्मेलिटीज़ करनी चाहिए? क्योंकि ऑब्वियसली एक स्टार्टअप है तो फंड्स भी कम होते हैं और हम मिनिमम से मिनिमम मैंडेटरी रिक्वायरमेंट ही पूरा करना चाहते हैं। अगर आप ये सब चीज़ें जानना चाहते हैं कि मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट आपको कौन सी करनी है अपने एक नए स्टार्टअप के अंदर, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं गणेश अग्रवाल, आपका लीगलप्रेन्योर फ्रेंड। आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अगर कोई एक पर्सन स्टार्टअप अपना शुरू करता है तो कौन सी मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जो उसको फुलफिल करना मैंडेटरी तो नहीं कहूंगा बट डेफिनेटली रिक्वायर्ड है। और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट आप पूरी करके कम से कम अपने स्टार्टअप को सिक्योर कर सकते हैं। चलते हैं वीडियो की तरफ और देखते हैं क्या क्या लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं पूरा करने के लिए। दोस्तों, आज के टाइम के अंदर, खासकर लॉकडाउन के अंदर, हमने देखा है कि पिछले एक साल के अंदर बहुत सारे कंपनीज के एग्जीक्यूटिव्स अपना स्टार्टअप शुरू कर चुके हैं। बहुत सारे नए स्टार्टअप्स मशरूम हुए हैं, चाहे वो टेक स्पेस में हो या फिर मैन्युफैक्चरिंग स्पेस के अंदर हो या फिर सर्विस बेस्ड स्टार्टअप्स हो। दोस्तों, हमें आज की वीडियो का हमारा पर्पस सिर्फ ये है कि कैसे जब कोई भी पर्सन अपना एक स्टार्टअप शुरू करता है तो उसे कौन सी मिनिमम लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जो उसे अपने आप को सेफगार्ड करने के लिए करनी ही करनी चाहिए। सबसे पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है वो है चूज योर ब्रांड वाइजली। आपके दिमाग में एक आइडिया है, अब आप उसके लिए एक स्टार्टअप बनाना चाहते हैं या आपने बनाया है। हम लोग यही सोचते हैं कि हमें सबसे अच्छा नाम लेना है, सबसे अच्छा नाम उस ब्रांड का रखना है ताकि लोगों के दिमाग में एक सेकंड में रजिस्टर हो जाए कि ये किस चीज़ के बारे में है। आपका जो ब्रांड नेम है, जब भी आप ये चूज कीजिए वो आप ध्यान में रख के कीजिए कि सबसे पहले जो भी आपने नाम सोचा है उसका वेबसाइट का URL अवेलेबल है। दूसरी चीज़ कि उसका ट्रेडमार्क अवेलेबल है। ट्रेडमार्क बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी स्टार्टअप के स्टार्ट करने के लिए। और अगर आपका, मान लीजिए आपने कोई भी ऐसा ब्रांड नेम रख दिया जो किसी और ब्रांड से कॉन्ट्रडिक्शन में है या फिर ट्रेडमार्क रूल्स के हिसाब से वो ब्रांड रजिस्टर ही नहीं हो सकता, तो बहुत प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो जाती है। क्योंकि आपने अपना स्टार्टअप के अंदर पैसा लगा दिया, दिमाग लगा दिया, टाइम लगा दिया और उसके बाद जब वो ब्रांड ही नहीं रजिस्टर हो सकता है तो कोई भी इन्वेस्टर उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहेगा। एक चीज और दिमाग में रखिएगा कि ब्रांड नेम अलग होता है और कंपनी नेम अलग होता है। आप कंपनी नेम कुछ भी रख सकते हैं, मैटर नहीं करता ज्यादा। जैसे गूगल जैसी कंपनी का नाम अल्फाबेट INC और गूगल एक ब्रांड है ABC अल्फाबेट कंपनी का। आप ये ध्यान रखिएगा कि आपके कंपनी का नाम दूसरा हो सकता है। वो ROC में आपको चेक करना पड़ेगा कि आपके पास वो कंपनी का नाम अवेलेबल है कि नहीं है। और ब्रांड नेम अलग होता है जो कि आपको ट्रेडमार्क में डेफिनेटली चेक करना है कि उस पर्टिकुलर क्लास के अंदर आपका वो ब्रांड नेम आपके लिए अवेलेबल है कि नहीं। चलिए बढ़ते हैं कि दूसरी ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपको करनी ज़रूरी है। दोस्तों, हम लोग कोई भी एक नए स्टार्टअप के अंदर, वैसे तो शुरुआत के अंदर 1 पर्सन आर्मी होता है, चाहे वो लड़की हो चाहे वो लड़का हो। हालांकि हम 1 या 2 एम्प्लॉयज़ से स्टार्टअप हमेशा शुरू होता ही होता है। आपको मेक श्योर करना है कि जब भी आप किसी भी स्टार्टअप को स्टार्ट करें, कोई भी एम्प्लॉय रखें, तो उसके साथ आपको एक एम्प्लॉय एग्रीमेंट ज़रूर करना है कि जो भी चीज़ें वो एम्प्लॉयमेंट के दौरान बना रहा है वो कंपनी की प्रॉपर्टी है, वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। वो किसी कॉम्पिटिटर के पास, स्पेशली जिसके साथ आप डायरेक्टली डील कर रहे हो, जा सकता है, नहीं जा सकता है। वो आपकी टीम को किसी और कंपनी के अंदर नहीं ले जा सकता। बहुत सारी ऐसी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जो एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के अंदर कवर होती हैं। प्रोबेशन पीरियड से लेके उसके पर्क्स क्या होंगे, ये सब चीज़ें डिस्कस होती है एक एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट के अंदर। मेक श्योर आपका एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट इन प्लेस हो जब भी आप अपना कोई भी एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं, चाहे 1 हो, चाहे 10 हो, चाहे 100 हो। एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट का ज़रूर ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं अगली रिक्वायरमेंट के ऊपर, दैट इज रजिस्ट्रेशन अंडर MSME। MSME की फुल फॉर्म है मैक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस। ये एक गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है जिसके अंदर वो छोटी कंपनीज, छोटे बिजनेसेस को बूस्ट करता है अलग अलग स्कीम्स निकाल के ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
आपको आंख बंद करके एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन अपनी कंपनी का कराना ही कराना है, ये आप समझ लीजिए। इसके फायदे क्या हैं? एमएसएमई के अंदर रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपकी जो गवर्नमेंट फीस एक ट्रेडमार्क को फाइल करने में, पेटेंट को फाइल करने में लगती है, वो लिटरली हाफ से भी कम में रिड्यूस हो जाती है। ट्रेडमार्क में 9,000 रुपये से 4,500 रुपीज़ वो फीस पहुंच जाती है। और इसके अंदर आपको और भी बहुत तरीके के फायदे हैं, वो मैंने एक अलग वीडियो में बनाई है, उस वीडियो का लिंक मैं आई बटन में दे रहा हूं। सो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगली आपको क्या चीज़ करनी है? दोस्तों, अगली रिक्वायरमेंट जो है वो है एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट का ड्राफ्ट अपने पास रखना। दोस्तों, नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी स्टार्टअप के लिए, बिकॉज स्टार्टअप शुरुआत के अंदर बहुत सारे इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं अपनी चीज़ें डिस्कस करने, अपनी कंपनी की प्रोजेक्शंस, ये सारी चीज़ें डिस्क्लोज करने के लिए, ताकि वो फंडिंग ले सकें। हमें हमेशा लगता है कि हम किसी को एनडीए भेजेंगे, कोई क्यों साइन करेगा, वो डर हमारे दिमाग में रहता है कि कोई सामने वाला ये ना समझे कि तुम अभी अभी हमसे फंडिंग मांगना चाहते हो और क्या एनडीए हम साइन करके दें। ऐसा कुछ नहीं है। प्रोफेशनल दुनिया के अंदर जिसके पास भी अगर आप जा रहे हैं अपना स्टार्टअप डिस्कस करने के लिए, मेक श्योर आप उसके साथ एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ज़रूर साइन करें, बिकॉज नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट ही आपको सेफगार्ड कर सकता है जस्ट इन केस अगर उस पर्सन ने आपकी वो वैल्यू, आपके वो जो आइडिया है उसे चुरा लिया और एक्सट्रैक्ट करके अपना ही एक आइडिया और अपना ही बिजनेस एक बना लिया। सो ध्यान रखिएगा कि एक नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट आपके पास जरूर होना चाहिए शुरुआत से ही, ताकि आप जिसके साथ भी वो आइडिया डिस्कस करें, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे आपका वेंडर हो, चाहे आपकी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टीम हो, कोई भी पर्सन हो, सबसे पहले एनडीए जरूर साइन कीजिएगा। दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं अब अगली रिक्वायरमेंट के ऊपर, दैट इज वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन एंड प्राइवेसी पॉलिसी। आप आज के टाइम पे आपको पता है, आप अगर एक स्टार्टअप बनाना चाहते हैं तो आपको एक वेबसाइट ज़रूर चाहिए, और हो सकता है आपको मोबाइल एप्लीकेशंस भी चाहिए हों। मोबाइल एप्लीकेशंस बनाने के लिए और वेबसाइट बनाने के लिए आज के टाइम पे मैंडेटरी है कि आपके पास वेबसाइट की टर्म्स एंड कंडीशन हो और एक प्राइवेसी पॉलिसी हो। मैं इन दोनों के अंदर थोड़ा सा जो मेजर डिफरेंस है वो आपको बताना चाहूँगा थोड़े से कंसाइज फॉर्म में। टर्म्स एंड कंडीशन होती हैं कि आप जब भी कोई अपने गुड्स या सर्विस किसी को बेच रहे हैं ऑनलाइन पोर्टल के थ्रू, तो आप कौन से टर्म्स के ऊपर उसे बेच रहे हैं, वो सारी चीज़ें वेबसाइट टर्म्स एंड कंडीशन के अंदर आती है, चाहे वो मेंबरशिप हो, चाहे वो किसी पर्सन को गुड्स हो, चाहे कुछ भी चीज़ हो। प्राइवेसी पॉलिसी होती है कि आप जो भी उस पर्सन का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, वो आप डेटा कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, किस चीज़ के लिए यूज़ करेंगे, आप आगे बेचेंगे कि नहीं बेचेंगे, किसी थर्ड पार्टी को देंगे कि नहीं देंगे, कोई थर्ड पार्टी के जो वेबसाइट के अगर एड्स आपकी वेबसाइट पे चल रहे हैं तो उनको किस तरह से यूज़र्स को समझना है कि भाई उसके ऊपर आपका कोई जोर नहीं चलता है, और अगर वो यूज़र्स उस वेबसाइट आपकी वेबसाइट के थ्रू उस एड्स के ऊपर जा रहे हैं तो आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है। सो अगर आपका एक MVP स्टेज के ऊपर है, मतलब मिनिमम वायबल प्रोडक्ट की स्टेज के ऊपर है, और आपने कोई भी अपनी सर्विस खरीदनी या बेचनी शुरू नहीं की है, तो आप प्राइवेसी पॉलिसी मिनिमम आपको बनानी पड़ेगी, क्योंकि एंड्रॉयड और iOS दोनों के ऊपर मैंडेटरी है कि प्राइवेसी पॉलिसी आपको अपलोड करनी ही करनी पड़ती है। बट अगर आप कुछ बेच भी रहे हैं अपनी वेबसाइट के थ्रू, कोई मेंबरशिप कुछ भी, तो आपको टर्म्स एंड कंडीशन बनानी मैंडेटरी है। तो आप ये ध्यान रखिएगा। इसके अंदर कुछ GDPR कंप्लायंस भी होता है, मैं उसके ऊपर अभी नहीं जा रहा हूं। चलिए दोस्तों, लास्ट और नॉट द लीस्ट एक ऐसी रिक्वायरमेंट के ऊपर चलते हैं जिसकी वजह से मैंने खुद ने अपने हैंड्स बर्न किए हैं एक बारी को, बट सेफगार्ड भी किया अपने आप को। कोई भी स्टार्टअप, खासकर जो नॉन टेक्निकल पर्सन अपना एक स्टार्टअप शुरू करते हैं, उनको ये ध्यान रखना है कि जब वो कभी अपनी टेक्नोलॉजी आउटसोर्स कर रहे हैं किसी को, तो जब वो टेक्नोलॉजी आउटसोर्स की जाती है बनने के लिए किसी भी पर्सन को, तो उस पर्सन के साथ आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एग्रीमेंट करना मैंडेटरी है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एग्रीमेंट इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि जब एक पर्सन के साथ या एजेंसी के साथ या फ्रीलांसर जिसके साथ भी आप काम कर रहे हैं, वो जो भी चीज़ आपके लिए बना रहा है उसके ऊपर IPR का राइट, मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट आपका हो, उस पर्सन का ना हो। वो उस प्रोडक्ट को किसी और को देने के लिए यूज़ नहीं कर सकता,
आपके बीच में जो डिस्कस हो रहा है उसे कॉन्फिडेंशियल रखें। अगर टाइम पे काम नहीं हुआ तो पेनल्टी क्लॉजेस क्या होने चाहिए, अगर टाइम पे काम आपकी वजह से डिले हुआ है तो उस टाइम पीरियड को कैसे बढ़ाना चाहिए, टाइम फेसेस क्या होने चाहिए, रिक्वायरमेंट्स क्या होनी चाहिए, ये सब आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एग्रीमेंट के अंदर लिया जाना चाहिए। दोस्तों एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत ही ट्रिकी लाइन है, मैंने खुद भी अपने काफ़ी बार पैसे बर्न किए हैं ऑनेस्टली। जब मैंने शुरुआत में 2013 से मैं सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री के अंदर इन टर्म्स ऑफ मैंने लीगल और सॉफ्टवेयर्स को बहुत बार फ्यूज़ करके अलग अलग प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की है, अलग अलग चीज़ें करने की कोशिश की है लीगल फिटर्निटी के लिए, जैसे कि मेरी इंडियन बैरक्स पैक एप्लीकेशन। बहुत ज़रूरी है आपका उनके साथ वो एग्रीमेंट होना, अदरवाइज़ आप अपने पैसे भी जलाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे 6 महीने में काम हो जाएगा, 3 महीने बाद बहुत सारी प्रॉब्लम्स अराइज होनी शुरू हो जाएंगी, आप अपना जो स्कोप है वो शायद बढ़ा देंगे, या वो कहेंगे कि उनकी टीम नहीं है, फलाना ढमकाना, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। सो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एग्रीमेंट ज़रूर कीजिएगा जिस भी पर्सन के साथ आप अपनी टेक्नोलॉजी आउटसोर्स कर रहे हैं। मेरे हिसाब से ये बहुत ही मिनिमम एंड द लीस्ट रिक्वायर्ड चीज़ें थी जो किसी भी स्टार्टअप को करना बहुत ज़रूरी है इन ऑर्डर टू सेफगार्ड इटसेल्फ। आई होप आपको इस वीडियो से ज्ञान मिला हो, अगर मिला है तो लाइक का बटन दबा दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इस टाइप की वीडियो लाते रहते हैं आपके लिए, ताकि आपको ज्ञान मिले और हमें व्यूअर्स मिले। एंड डू शेयर द वीडियो इफ यू हैव एक्चुअली बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो। Once again, Kanish Agrawal from Legapreneur signing off.